करनाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि करनाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना करनाक ब्रिज यहाँ हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। करनाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि करनाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। विशेष रूप से सातारा के प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस, इनको प्रिसीशन से रत्ती भर भी इधर उधर न होते हुए उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। और हमारी ताकत क्या है, हमारी सामरिक शक्ति क्या है, ये भारत ने दिखाई है। इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि इसका नाम बदला जाए और इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिंदूर ब्रिज के रूप में इसके आगे जाना जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इस ब्रिज को कंप्लीट किया है। ये ब्रिज एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पर कंप्लीट करना था। रेलवे के ऊपर काम करना मुंबई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेलवे रुकी नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ ये सारा जो इलाका है, इसमें आगे पीछे बहुत कंजेशन है। ऐसे समय रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा करने के लिए मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये ब्रिज हमारी मुंबई की जनता को समर्पित हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूं। और आज दोपहर 3 बजे से सिंदूर ब्रिज पर मुंबईकर आवाजाही कर सकेंगे, इस प्रकार की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। आरजेडी का नेतृत्व उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर पटना की, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक बैन पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी बैन पे पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनको धक्का दे रही है, वो नीचे गिर जा रहे हैं। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। वो चाहे कांग्रेस में हो, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक बिहार में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। वोटर तो वही होंगे ना जो भारत के नागरिक होंगे, और भारत के नागरिक मान लीजिए कि किसी जगह पर, किसी विधानसभा में, जो हमने अपने झारखंड के चुनाव में देखा और जिसको माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं, मतलब हम माननीय राहुल गांधी जी के इस बात से सहमत, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी से ही सीख कर ये काम स्टार्ट किया होगा। उनका ये कहना है कि किसी विधानसभा में 10% वोट बढ़ा
और किसी विधानसभा में 150% वोट बढ़ गया। जो हमारे यहाँ झारखंड में हुआ, अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें कम से कम 40 ऐसी विधानसभा थी, और खासकर मेरे इलाके में संथाल परगना की 18 विधानसभा में, जहाँ की वोटर 150% के आसपास बढ़े। तो जब इतनी तेजी से वोटर बढ़ते हैं तो वोटर कहाँ थे? और मान लीजिए कि 80 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 75 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी, वो 2010 में वोटर नहीं, 15 में वोटर नहीं, 20 में वोटर नहीं, और वो 25 में यदि वोटर हो गया तो उससे पूछा जाएगा ना कि भैया आप 75 साल तक वोटर क्यों नहीं थे, कहाँ थे? तो यदि ये चुनाव आयोग यदि मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, और भारत का जो नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है हम सहमत हैं, और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसी को चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बिहार में ही होना है, दूसरी स्टेट में भी इसको लागू करना? मैंने सुना है कि दूसरे राज्य में भी होगा। अभी जैसे झारखंड में इलेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में शायद इसके बाद इसकी ड्राइव स्टार्ट हो। वो उनका अपना पार्टी का इंटरनल मामला है। सर, सिक्किम में इस बार ये जो बैठक आयोजन किया हुआ है सर, इसके ऊपर सर आपका प्रतिक्रिया? देखिए, सिक्किम क्या है कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है। सिक्किम के लोग बहुत अच्छे हैं। सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। कहा जाता है कि सिक्किम के लोग जो है अपने घरों में आज भी ताला चाबी नहीं लगाते हैं, और नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ की नेचर मिलता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम सभी चिंतित हैं, पूरी पार्लियामेंट, पूरे देश चिंतित है, और खासकर मोदी जी चिंतित हैं। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह का रेल लाइन आ रहा है सिलीगुड़ी से यहाँ, तो 1 घंटे में जो है आप सिक्किम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह की कनेक्टिविटी यदि हो जाएगी तो पूरी दुनिया में जो अमीर लोग भारत से दूसरे देशों में जा रहे हैं वो सभी सिक्किम में आएंगे। सिक्किम का टूरिज्म बढ़ेगा, सिक्किम का रोजगार बढ़ेगा, सिक्किम के लोगों को लगेगा कि देश में यदि विकास हो रहा है तो मेरा भी उसमें योगदान है। तो इसलिए हम यहाँ आए, और हमारी पूरी कमेटी जो है सिक्किम के सभी लोगों के प्रति शुक्रगुजार है, और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सिक्किम जो है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत जगह बने। सर, आपके चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी, तो ये दूरदर्शन का थोड़ा इशू है कि यहाँ परमानेंटली नहीं बन पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। नहीं, हमने कहा है, और सिक्किम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी उसमें हमेशा सहयोग करेगी। आज मैंने भूटिया लैंग्वेज के लिए, आज हमने लेप्चा लैंग्वेज के लिए, इसके लिए भी कहा कि उसमें जो है कार्यक्रम जितने हो सकते हैं हो करिए। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम है दूरदर्शन, वो भूटिया लैंग्वेज और लेप्चा लैंग्वेज में नहीं कर रहा है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और अगले महीने से वो चालू हो जाएगा। सर, कई एमपीज और सिक्किम के भी एमपी, अरुणाचल के एमपी का भी एक डिमांड है कि दलाई लामा को भारत रत्न के लिए, ये बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए सर? ये बड़ा ही चीज़ें हैं। मैं दलाई लामा जो है हम लोगों के सम्मानित हैं, और आपको मैं बताऊं कि पिछले 66 साल से भारत के लोगों ने जो है उनको हमेशा सम्मान दिया, और मेरे लिए तो दलाई लामा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस गांव का हूँ, मेरा गांव जो है विक्रमशिला है। विक्रमशिला ने इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर दिया भगवान अतीश दीपांकर, और भगवान अतीश दीपांकर, ये दलाई लामा पंथ और पंचेन लामा पंथ की जो स्थापना हुई उसमें भगवान अतीश दीपांकर का जो है सबसे बड़ा योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस गांव का हूं जिसने कि सारे पंथ की स्थापना की, तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। उनको कुछ भी मिलेगा तो मुझे लगता है खुशी होगी मुझे। अगर ये एमपी फोरम बनेगा तो आप भी सपोर्ट में जाएंगे सर? हम तो जो तिब्बत के जो फोरम है, भारत तिब्बत मैत्री फोरम जो है सांसदों का, मैं उसमें 2009 से जब से सांसद बना हूँ तब से मैं ऑलरेडी हूँ उसमें। सर, जो आपका महाराष्ट्र को लेकर जो टिप्पणी था उसमें संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया है, क्या कहना है? देखिए, किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक सवाल है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि महाराष्ट्र का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। मराठी भाषा जो है, जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है, उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है
तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है या महाराष्ट्र जो टैक्स पे करता है, उस टैक्स पेयर के मनी में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार से लेना देना नहीं है, इसका मराठा से लेना देना नहीं है। इसका ये है जैसे कौन टैक्स पे करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स पे करती है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ मैं सिक्किम में खड़ा हूँ, तो सिक्किम के लोग भी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा देते हैं, इनका पैसा भी तो वहाँ जमा है ना। लेकिन उसका टैक्स का पैसा यदि मिलता है तो वो महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दूसरी बात यह है कि आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु, जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जो कमाने खाने गया है और जिसका कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी में योगदान है, जितने बड़े इंडस्ट्री हैं, यदि टाटा हुआ तो टाटा बिहार में ही सबसे पहले इंडस्ट्री लगाया। यही तो मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी। और मेरा ये मानना है यदि इस तरह के, और मैं अपनी बात नहीं करता, कारण मैं सांसद हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ये जो उसने बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान है, वो ये सिपाही अपने देश के लिए दे सकता। और उससे भी बड़ी कि वो सिविलियंस को बचाते हुए शहीद। मुझे पूरे परिवार को, अपने भाई को बहुत गर्व है। इसके पीछे उनकी पत्नी है, 1 महीने का एक लड़का है। देखिए जो उसने बलिदान दिया,
सर्वोच्च बलिदान है, कोई एक सिपाही अपने देश के लिए नहीं दे सकता। ड्यूटी पर अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए, और उससे भी बड़ी कि वो सिविलियंस को बचाते हुए शहीद हुए। उस चीज़ के लिए मुझे पूरे परिवार को, अपने भाई को बहुत गर्व है, उसकी शहीदी पर बहुत गर्व। तो उसके पीछे क्या परिवार है? उसके पीछे उनकी पत्नी है, 1 महीने का एक लड़का है, मैं बड़ा भाई, एक बहन, मम्मी पापा हैं, दादा दादी। तो घर से कब गया था अभी वो छुट्टी के बाद? 30 जून को जो है छुट्टी पर था। 30 जून को लास्ट उसका एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, बेटे की होने की खुशी में। 1 जुलाई को उन्होंने वापस ज्वाइन किया। तो हादसे से पहले बात हुई थी क्या आप लोगों की? हादसे से पहले 3 घंटे पहले ही बात हुई थी, व्हाट्सएप पर बात हुई थी उनसे, और 1 रात पहले जो है वीडियो कॉल पर बात हुई थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। भारत अब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और शीघ्र ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो हमारे आर्थिक हित और सामरिक हित बहुत से महत्वपूर्ण मेटीरियल्स के ऊपर निर्भर है। इस लंबी विदेश यात्रा में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नंबर 1, आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। दूसरा, भारत अब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और शीघ्र ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो हमारे आर्थिक हित और सामरिक हित बहुत से महत्वपूर्ण मेटीरियल्स के ऊपर निर्भर है, जिनमें रेयर अर्थ मेटल्स,
यूरेनियम, लिथियम, गोल्ड और डायमंड जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं। घाना और नामीबिया जैसे देश जो इस प्रकार के तत्वों की प्राकृतिक रूप से बड़ा संग्रह उनके पास है, उन देशों के साथ भारत का एग्रीमेंट होना न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल के लिए किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्ति भी दिलाता है। तो यह आर्थिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत उपलब्धिपूर्ण यात्रा रही। तीसरा, भारतवंशी समुदाय यानी इंडियन डायस्पोरा आज पूरे विश्व में एक बहुत प्रभावी और सृजनात्मक भूमिका निभाने वाला समुदाय है। ट्रिनिडाद टोबैको और घाना जैसे देशों से जो भारतीय मूल के लोगों का संबंध घाना से लगभग शताब्दी पूर्व का है और ट्रिनिडाद एंड टोबैको से 180 साल पुराना संबंध है। आप सभी ने देखा कि ट्रिनिडाद की प्रधानमंत्री जो कमला विश्वेश्वर जी हैं, वो मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली हैं। यानी एक प्रकार का कैसा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भारत का इन देशों के साथ है, उसको एक नए आयाम तक पहुंचाना यह तीसरी बड़ी उपलब्धि है। सो आई वॉन्ट टू से कैटेगोरिकली, आफ्टर दिस इमेंसली सक्सेसफुल tour of the countries, there are three main takeaways. Prime Minister has unequivocally and categorically established the matter of terrorism at the BRICS, and he has said that the perpetrators of the terror and the victims of terror cannot be equated. So this was our diplomatic success, and it was very important for the strategical point of view. Then the countries like Ghana and Namibia, which are very rich in the minerals and the metals like uranium, copper, lithium and rare earth metals, India has entered into an agreement which is very much required for the future, and over-dependence upon any one country as far as these critical minerals and critical metals are concerned. So it was very much required for our economical aspect. And the Indian diaspora, which is having a vibrant and sizable presence in the countries like Ghana and Trinidad and Tobago, from 1 century to 2 centuries, from there, it has taken to a new height. As you know that the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Visheshwar ji, is from the Buxar area of Bihar, and this has taken India's emotional connect and cultural and social connect with those countries to a new dimension. So, strategically, economically, and culturally, this visit of Prime Minister has set up a new era in India's role at the international level with cooperation of the African and southern countries. Previously with Argentina, even the previous visits with Mexico, our strategy of aligning and taking together the global south has reached to new heights. प्रधानमंत्री जी को इस यात्रा के दौरान 4 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, और इसके द्वारा अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है, और 17 देशों की पार्लियामेंट को वो एड्रेस कर चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी नामीबिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि नामीबिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ डायमंड्स। तो उन्होंने कहा है कि भारत और नामीबिया के बीच में जो संबंध बना है, ये उस निखरते हुए हीरे की तरह और चमकदार होगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये जो 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये मात्र प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है। ये इस अमृत काल में भारत वैश्विक क्षितिज पर जिस रूप में उभर रहा है,
वो उस हर भारतवासी का सम्मान है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये विश्व के आकाश पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 27 सम्मान मिले हैं, ये विश्व के आकाश पर भारत की उभरती हुई शक्ति, भारत की उभरती हुई स्वीकार्यता के 27 ज्वाजल्यमान प्रतीकों की तरह है, जिसे अगर एक पंक्ति में मैं कहूं तो मोदी जी के इस यात्रा का संदेश सारगर्भित है। यह आदर है भारत का, जो भारत के जन जन को समर्पित है। इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से भी यह यात्रा महत्वपूर्ण थी कि घाना में 30 वर्ष के बाद, ट्रिनिडाड में 25 वर्ष के बाद, अर्जेंटीना में 57 वर्षों के बाद और नामीबिया में 27 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स समिट हुई, एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले जब ब्रिक्स में भारत को वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था। टुडे इंडिया हैज बिकम द ब्राइटेस्ट पॉइंट इन ब्रिक्स। हम विश्व के एकमात्र देश हैं जो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और क्वाड के भी मेंबर हैं। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अब एक नए युग में प्रवेश कर गई है। किसी जमाने में हम गुट निरपेक्ष हुआ करते थे, आज हम विश्व में सर्वसमावेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। There used to be a time when India was considered as non-aligned. Now our foreign policy is all aligned. That's why we are the only country in the world which is a member of BRICS as well as Quad. और वैसे भी अगर आप लोगों ने इस विषय पर थोड़ा ध्यान दिया होगा, किसी ने पढ़ा होगा, तो यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस ने यह कहा है कि बाय 2035 वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज में सिर्फ एक यूरोपियन इकोनॉमी है, दैट इज जर्मन, और 2 एशियन है, इंडिया एंड चाइना। मोस्ट लाइकली विद इन ए ईयर ऑल टॉप 3 में 2 एशियन होंगी, एक अमेरिका होगा, मोस्ट लाइकली यूरोपियन कंट्रीज नहीं होंगे। दिस विल बी अ मेजर शिफ्ट इन द एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि इस उभरते नए वैश्विक परिदृश्य में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ, जिस दक्षता के साथ और जिस प्रखरता के साथ उभर रहा है और विकास की नई ऊंचाइयों को चढ़ रहा है, उसे एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है, कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। तो एकदम से गड़गड़ की आवाज आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होली। ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। अभी भूकंप आया था तो किस तरह का भूकंप था? बड़ा बुरा हाल था। मैं तो छज्जे पे अपना कुछ साफ कर रही थी बैठी बैठी, कुर्सी छज्जा ऐसे गुड़ 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 हल रहा। ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। पूरे बच्चा एक टॉयलेट में बैठा था तो उसका भागना मुश्किल हो गया, मैं कहाँ जाऊं। ऐसा भूकंप तो कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। ठीक है, हाँ पहली बार देखा। आज भूकंप आया सर, केंद्र भी झज्जर है, तो किस तरह का रिएक्शन है आपका? हाँ, एकदम अचानक महसूस हुआ। ऑफिस में काम कर रहा था तो सारा सिस्टम मेज और पंखा हिलने लग गया, तो बड़ा डरावना था एकदम। जल्दी से भाग के बाहर आया, परिवार को देखा तो नीचे ही थे, लेकिन था बहुत डरावना था, खतरनाक। और अभी पता लगा है कि उसका एपिसेंटर भी झज्जर में है। पहले तो बताया रोहतक, लेकिन अब झज्जर बता रहे हैं।
तो डर है कि अगले 2-3-4 घंटे में कुछ कहीं दोबारा ना आ जाए, आफ्टर शॉक जो होते हैं। इससे पहले कभी ऐसा देखा है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले कई बार महसूस हुआ है, लेकिन इतना तेज झटका आज तक नहीं महसूस हुआ था कभी। तो कह सकते हैं दिस इज ए बैड एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली सब कुछ अंदर तक 2-3 मिनट नॉर्मल होने में लग गए कि ये क्या था। क्या कहेंगे अंकल जी, क्योंकि आपकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, इससे पहले ऐसा भूकंप देखा है? भूकंप तो खूब देखे पर इतना तेज नहीं देखा। मैं तो बेड पर बैठा था, बेड टीवी सब कमे लिया, खड़ा हुआ भाग भी नहीं सकता। फिर जो है टीवी दोबारा चला तो बोल रहे 4-4 था, इसका मतलब जो केंद्र भी झज्जर ही है। केंद्र उन्होंने तो रोज तक बताया, अब तक तो अब देखो अब झज्जर बताया सर। हाँ। तो क्या कहेंगे आप? इसके में क्या कहेंगे, तो धरती का वो है, क्या पड़ जाएगा मकान, उसमें दब जाएगा, मर जाएगा, और क्या कहा। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैसे भूकंप आया? देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे की पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज़ आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी उम्र होली, इतना लंबा, और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हली, बेड भी हल गया एकदम से, हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल, और केंद्र भी जो है झज्जर ही लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, कभी नहीं देखा, 65 साल की उम्र होली, बिल्कुल। ठीक है। इतना झटका हमने महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक। जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। देखिए, दो अलग अलग मसले हैं। वोटर लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी 1 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ है, पूरे देश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट बनाया, उसके आधार पर उसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। अब साल भर में ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे वोटर लिस्ट में आपको इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है? भाई, हम लोग की तो यही मांग है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसी का इस्तेमाल इस बार भी होना चाहिए। अब उसमें जो संशोधन करना है, कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का अगर है, 1 जनवरी 2025 को हो गया तो उसका नाम जोड़ दीजिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पलायन कर गया है, छोड़कर चला गया है, उसका नाम काट दीजिए। इसके अलावा और कोई उसमें संशोधन की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, घुसपैठिया आ गया है,
तो मेरे भाई पिछले 1 साल से बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है, तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के रहते हुए घुसपैठिए बाहर से आकर यहाँ बिहार में रह रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक तरीके से हराकिरी है कि लास्ट के 2 महीने में अब चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। आप बताइए कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के लड़के, बिहार के युवा जो बाहर मजदूरी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, वो तो दिवाली छठ में आएंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? मुझे किसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको इंटरनेट पे भर देंगे। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है कोयम्बटूर में, जो मजदूरी कर रहा है सूरत की फैक्ट्रियों में, वो बेचारा कहाँ से समय निकालेगा, कैसे इंटरनेट पे इसको भरेगा? तो ये इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। जहां तक रह गया इंडिया गठबंधन के बंद का, तो हम लोग वैचारिक तौर पर बंद के खिलाफ है। बंद, हड़ताल, इन चीजों से जो अभी तक का अनुभव है पिछले 60-70 साल का इस देश में, इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है। आज बिहार बंद था देश के साथ साथ, अब मुझे तो बंद कहीं दिखा नहीं। हम लोग तो दिन भर 2 सभा करके आ रहे हैं, एक हर सभा में 20-20 हजार लोग थे। लेकिन बंद अगर करने की कोशिश की गई तो उसमें क्या है, कोई लंपेन एलिमेंट है पार्टी का, वो जाता है रोड पर टायर रोड जलाकर घेर घार के खड़ा हो जाता है। और परेशानी किसको होती है? परेशानी होती है जो गरीब व्यक्ति है। अगर कोई दुकानदार है, रेडी पट्टी वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, चाय बेचने वाला है, उसकी जो रोजमर्रा की आमदनी है वो मारी जाती है। तो भाई, नेता तो पटना में बैठा हुआ है। मेरा ये कहना है कि आपका विरोध है, आप धरना प्रदर्शन ही करना चाहते हैं तो जाके इलेक्शन कमीशन पे धरना प्रदर्शन करो। आपके पास 75 एमएलए हैं, जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। भाई, बिहार के सुदूर एरिया में जाकर आप लोगों का दुकान बंद कराते हैं, उससे क्या इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनेगा? राहुल गांधी ने कहा सर कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोट की चोरी की गई, अब वो बिहार की बारी है, इसलिए हम। देखिए, इस बात पर ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, और अगर उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के नजरिए से कुछ तथ्य जनता के बीच में रखा है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि उन तथ्यों का समुचित उत्तर वो दें। जहां तक मैंने जो पढ़ा लिखा, देखा, समझा, जो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं और उसके जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो विश्वसनीय बहुत नहीं है, वो बहुत विश्वास नहीं जगाता है। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि विपक्ष के नेता ने अगर कुछ तथ्य रखे हैं, कोई सवाल उठाए तो उसका जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब शुद्ध मतदाता सूची होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ वो शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव नहीं हुआ था? क्या इस देश की पार्लियामेंट, देश का पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री का चुनाव अशुद्ध मतदाता सूची के द्वारा किया गया है? पहले इलेक्शन कमीशन ये स्वीकार करे कि जो 24 का मतदाता सूची था वो शुद्ध नहीं था, तभी तो बात बनेगी। दोनों बात तो इलेक्शन कमीशन की सही नहीं हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं, तो अभी साल भर पहले भी तो आप ही ने बनाया था, तो क्या वो शुद्ध था? उसी से पार्लियामेंट का इलेक्शन कराए थे। और अगर वो अशुद्धता आ गई इलेक्शन के, लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो अशुद्धता क्या है? बाहर से लोग आ गए, रिफ्यूजी आ गए, शरणार्थी आ गए, आतंकवादी आ गए, कौन आ गया? और आया तो क्या यहाँ बिहार सरकार सो रही है? बीजेपी के लोग तो आज पूरे दिन कहते रहे कि ये कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जो विपक्षी देखिए सवाल उठा रहे हैं, वो घुसपैठियों को वोटों का अधिकार ये दिलवाना चाहिए। बीजेपी वाले जो ऐसे बेवकूफ लोग हैं, अरे भाई, अगर घुसपैठिए बिहार में आ गए तो सरकार तुम चला रहे हो, तो घुसपैठियों को क्यों नहीं पकड़ा? तो घुसपैठियों को क्या बीजेपी वाले बिहार में लेकर आए हैं? 50 लाख बिहार के बच्चे जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो बिहार के लिए घुसपैठिए हैं? उनको मत का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई आदमी यहाँ से जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी कर रहा है और चुनाव के समय में आकर यहाँ वोट करना चाहता है, तो उसको मत का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस बात खत्म। इलेक्शन कमीशन ने अपने एक्स के अकाउंट के डीपी में जो है वो आर्टिकल 326 का रूल लगाया है। भाई, आर्टिकल 326 क्या है? आर्टिकल 326 मत का अधिकार है कि 18 वर्ष से ज्यादा हर एलिजिबल भारतीय नागरिक को मत देने का फंडामेंटल अधिकार है। आर्टिकल 326 वही है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने लगाया है तो इसमें क्या है? बस ठीक बात है। 18 साल के हर, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि भाई 18 साल से ज्यादा उम्र के हर बिहार के नागरिक को अभी आने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार होना चाहिए। उसको बेकार का ये डॉक्यूमेंटेशन के जाल में फंसाकर उसको आप डिबार नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को नागरिकता
जांचने और नागरिकता देने या रखने लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज है। तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि भैया अपना नागरिकता प्रूव करो? ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है, सेंसस वालों का है। तो होम मिनिस्ट्री तो यहाँ पर बीजेपी वाले ही चला रहे हैं, देश में अमित शाह चला रहे हैं। आपको लगता है जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के बी टीम की तरह काम करे, वो कहीं न कहीं सही है? भाई विपक्ष आज बोल रहा है, बंगाल चुनाव के जीतने के बाद मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्शियल न होता तो बंगाल में बीजेपी को 70 सीट भी नहीं आता, 40-50 सीट आता। ये सामान्य लोगों की समझ है कि इलेक्शन कमीशन हर तरीके से जो सत्तारूढ़ दल है या गठबंधन है उनकी मदद करता है, लेकिन अंततः लोकतंत्र में जनता मालिक है। कितना भी आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, अंततः होगा वही जो जनता चाहेगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर पटना की, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक बैन पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी बैन पे पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे हैं, कन्हैया कुमार चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी उनको धक्का दे रही है, वो नीचे गिर जा रहे हैं। भाई ये उनका इंटरनल मामला है। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक बिहार में लाखों और शायद करोड़ों लोगों के सर पे जो वोटबंदी की तलवार लटक रही थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे तक चुनाव आयोग से सवाल पूछे,
सीधा सवाल पूछा कि भाई जब आपके अपने रूल में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया है तो आप आधार कार्ड को मानने से इनकार कैसे कर सकते हो? जो सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे थे और जिनका जवाब देने से चुनाव आयोग पिछले 3 हफ्ते से कतरा रहा था, बच रहा था, तमाम किस्म की झूठी बातें कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। अब ओनस चुनाव आयोग पे है। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें। बिहार में लाखों और शायद करोड़ों लोगों के सर पे जो वोटबंदी की तलवार लटक रही थी, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 घंटे तक चुनाव आयोग से सवाल पूछे, सीधा सवाल पूछा कि भाई जब आपके अपने रूल में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया है तो आप आधार कार्ड को मानने से इनकार कैसे कर सकते हो? पूछा आप अपने ही एपिक कार्ड से कैसे पीछे हट सकते हो? पूछा कि आप अगले कुछ हफ्ते के अंदर करोड़ों लोगों के सर्टिफिकेट्स की जांच करके ये कैसे सुनिश्चित कर लोगे कि एक भी गलत व्यक्ति ना छूटे? इसके लिए चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। जो सवाल हम जैसे लोग पूछ रहे थे और जिनका जवाब देने से चुनाव आयोग पिछले 3 हफ्ते से कतरा रहा था, बच रहा था, तमाम किस्म की झूठी बातें कह रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुझाव दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को कहा है कि या तो 15 दिन में तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। भाषा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। ये खतरा भी टला नहीं है, फिर आगे 28 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक पहले कदम के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करना चाहता हूं कि इस देश में जो वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुतरने की जो कोशिश थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। मैं उसको सलाम करता हूं। सर, बोला है इलेक्शन कमीशन ने कि वो पूरे देश में ये चल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए नहीं चल रहा है। हाँ, तो इसमें कोई नई बात क्या है? इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा ही हुआ था कि ये पूरे देश की एक्सरसाइज है जिसे हम बिहार में शुरू कर रहे हैं। हम सब ने पूछा कि इसकी शुरुआत आप बिहार में क्यों कर रहे हो, इतने थोड़े से समय में क्यों कर रहे हो। जस्टिस बागची ने कहा कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो इसे बिहार चुनाव के साथ क्यों जोड़ रहे हो, आप अलग से कर लो, इसमें इतना समय लगता है। और चुनाव आयोग के पास किसी भी सीधे कड़े सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और मैं समझता हूं कि अब ओनस चुनाव आयोग पे है। अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, और ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो लोग ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे उनमें से एक भी व्यक्ति बाहर न जाए। जस्टिस बागची ने बार बार कहा कि अगर एक भी व्यक्ति बाहर रहता है तो आपको उसको सुनवाई करनी होगी, उसको चिट्ठी देनी होगी, आपको पूरा करना होगा। ये सारा काम आप कैसे कर सकते हो? तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के सामने जो तलवार लटकी हुई है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से पहली ब्रेक लगा दी है। अभी गाड़ी मुड़ी नहीं है, उसके लिए 28 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार,
रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।